गुड आफ्टरनून आप सभी को। सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के जीएस प्रैक्टिस सेट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे अभ्यर्थियों, पिछले 2-3-4 दिन से जीएस क्लास में हुई बाधा के कारण हमें खेद है। सूचित करना चाहते हैं कि आज से आपको जीएस का कंप्लीट सेट मिलना प्रारंभ हो जाएगा। प्यारे अभ्यर्थियों, पिछले अवकाशों को ध्यान में रखते हुए ठीक है, जो कमी हुई है उन सभी कमियों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे, बेहतर तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। प्यारे अभ्यर्थियों, ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, ठीक है। आप सभी के जो एग्ज़ाम सिटी जो सेंटर हैं वो सभी को प्रोवाइड हो चुके हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी और विलंब के प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास। और आज की इस क्लास में सबसे पहले क्लास प्रारंभ करें उससे पहले आप सभी को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे अभ्यर्थियों, प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को माननीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती को भारत सरकार सद्भावना दिवस के रूप में मनाती है। इस फैक्ट को भी हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो राजीव गांधी की जो जयंती है इसे हम सद्भावना दिवस के नाम से मनाते हैं। क्लियर हुआ? तो बस बिना किसी देरी और विलंब के प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास को। और ये आज की क्लास आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, आप सभी का स्वागत है। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान शामिल हैं? प्यारे अभ्यर्थियों, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान शामिल हैं? तो प्यारे अभ्यर्थियों, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी जो कानून है, इन कानूनों को मतलब शामिल किया गया है, इन प्रावधानों को शामिल किया गया है। इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में जोड़ा गया था, ठीक है। 52वां जो संविधान संशोधन अधिनियम आया 1985 में, 1985 में इसे जोड़ा गया। और ये दल बदल विरोधी जो प्रावधान है ये भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में जोड़े गए थे। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न पर आते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। और अगला प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो जो 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम था, तो 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को भारतीय संसद ने 1992 में अधिनियमित किया था, 1992 में अधिनियमित किया था। यह भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम था, ठीक है। यानी कि 73वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ 1992 में, ठीक है, ये पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कैसा निकाय है? तो जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है प्यारे अभ्यर्थियों, ये एक संवैधानिक निकाय है। अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु इस आयोग का गठन किया गया। वर्तमान में अगर बात करें, इसके अध्यक्ष श्री किशोर मकवाना जी हैं। वर्तमान में श्री किशोर मकवाना जी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न विज्ञान से संबंधित है कि गति का तृतीय नियम किस और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है? मतलब किसके और वेग के बीच में संबंध प्रदान करता है गति का तृतीय नियम? तो प्यारे अभ्यर्थियों, देखिए, न्यूटन के अगर गति के तृतीय नियम की अगर बात करें तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। मतलब कि प्रत्येक क्रिया के अनुसार क्या है कि उसके विपरीत दिशा में भी प्रतिक्रिया होती है। अतः गति का जो तीसरा नियम है किसी वस्तु की स्थिति तथा वेग के संबंध को दर्शाता है, ठीक है। यानी कि किसी वस्तु की स्थिति, हम बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो हम बात करें तृतीय नियम, वस्तु की स्थिति और वेग के बीच के संबंध को दर्शाता है, इसको प्रदान करता है। प्यारे अभ्यर्थियों, सूत्र और फार्मूले के हिसाब से इसे समझने का प्रयास करें तो प्यारे अभ्यर्थियों, v² - u² बराबर 2as, इससे प्रदर्शित करते हैं न्यूटन के तृतीय नियम को, गति संबंधित तृतीय नियम को। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न है आपका कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्यारे अभ्यर्थियों, तो आपका 1936 में स्थापित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। बात करें तो यह उद्यान उत्तराखंड के रामनगर यानी कि जो आज नैनीताल है, तो रामनगर यानी नैनीताल में स्थित है। पूर्व में इसके बात करें इसकी, तो पूर्व में इसका नाम हैली नेशनल पार्क हुआ करता था। जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है आज उत्तराखंड नैनीताल में, इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क हुआ करता था। 1936 में प्यारे अभ्यर्थियों इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ था?
कह रहा है कि कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ था। तो कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन की अगर बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, इतिहास को अगर देखते हुए चलें तो 1907 में जो 23वां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का सूरत में, जिसकी अध्यक्षता आपकी रास बिहारी घोष ने की थी। इस अधिवेशन 1907 के सूरत अधिवेशन के तहत जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसका प्रथम बार विभाजन हुआ और ये विभाजन यानी कि कांग्रेस दो भागों में बढ़ गई, एक आपका गरम दल और एक आपका नरम दल। ठीक है, लाल बाल और जो पाल ये नाम आप सुने होंगे, ये आपके गरम दल के नेता कहलाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं कि भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। भारत में हिंदी के बाद दूसरी भाषा कौन है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो बात करें प्यारे अभ्यर्थी, तो भारत में सबसे ज़्यादा अगर बोली जाती है भाषा तो वो है हिंदी। हिंदी के बाद अगर कोई दूसरे नंबर की भाषा है तो वो है आपकी बांग्ला, तीसरे नंबर पर आती है आपकी जो है तो मराठी, और चौथे नंबर पर आती है आपकी तेलुगु। ये मतलब भाषा बोलने का एक क्रम है। सबसे ज़्यादा बोली जाती है हिंदी, दूसरे नंबर पर बोली जाती है बांग्ला, फिर इसके बाद मराठी, फिर इसके बाद तेलुगु। विश्व स्तर की अगर बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, अगर जैसे यही सवाल भारत में न होकर के अगर कभी विश्व में आ जाए कि विश्व में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली पहले नंबर की जो भाषा है वो है चीनी, जिसे हम मंदारिन के नाम से भी जानते हैं। मंदारिन भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। इसके बाद जो है तो दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है। तीसरे नंबर पर विश्व स्तर में बोली जाने वाली भाषा स्पेनिश है। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न है कि किम्बरले हीरे की जो खाने हैं वो है किस महाद्वीप में स्थित है। तो किम्बरले जो खाने हैं प्यारे अभ्यर्थियों, ये दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी प्रांत की राजधानी है। जो किम्बरले नामक एक जो शहर है, किम्बरले जो शहर है ये दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी प्रांत की राजधानी है। साथ ही साथ और ये एक बहुत बड़ा शहर भी है वहाँ का। किम्बरले दक्षिण अफ्रीका के एक बहुत बड़ा शहर भी है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो ये लाल और ऑरेंज नदियों के संगम से लगभग 110 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो हीरों की खानों के लिए प्रसिद्ध स्थान है। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो कौन से महाद्वीप की अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पर आते हैं, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है प्यारे अभ्यर्थियों। तो भाखड़ा नागल जो परियोजना है प्यारे अभ्यर्थियों, ये पंजाब की परियोजना है जो कि सतलुज नदी पर स्थित है प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो भारत में सबसे बड़ी बहुउद्देशीय अगर जो नदी घाटी परियोजना है वो आपकी भाखड़ा नागल परियोजना ही है। ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की एक संयुक्त परियोजना है। हमेशा याद रखिएगा, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना भारत की सबसे बड़ी उद्देशीय नदी घाटी परियोजना है प्यारे अभ्यर्थियों, जो कि पंजाब के सतलज नदी में स्थित है। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे निरक्षर राज्य कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे निरक्षर राज्य कौन सा है प्यारे अभ्यर्थियों। तो अकॉर्डिंग टू 2011 से सेंसस की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जो निरक्षर जो आपका राज्य है वो बिहार है। बिहार में जो साक्षरता जो एजुकेशन जो रेट है वो 61.8% है। बात करें तो इसके बाद आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, यानी कि इसके थोड़ा ऊपर है। अरुणाचल प्रदेश का जो साक्षरता दर है जो वहाँ की वो 65% है। इसके बाद है आपका राजस्थान जहाँ पे 66% है। झारखंड की 66.1% है। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश यानी तेलंगाना की बात करें तो 67% यहाँ पे साक्षरता पाई गई है। सबसे ज़्यादा निरक्षर है आपका बिहार 61% और सबसे ज़्यादा है आपका केरल। ठीक है, यानी कि साक्षर जो है वो सबसे ज़्यादा साक्षर केरल है आपका। बात करें अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष को कब मनाया जाता है। तो प्यारे अभ्यर्थियों जो अंतर्राष्ट्रीय जो मानव अधिकार दिवस है ये संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग जो है इसके तहत मनाया जाता है प्यारे अभ्यर्थियों। अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग की तो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1946-47 के बीच में हुई थी प्यारे अभ्यर्थियों, जिसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा में स्थित है। और प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को प्यारे अभ्यर्थियों अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस हम मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पर अवस्थित है। तो प्यारे अभ्यर्थियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड जो है ये आपके कानपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1997 में विश्व बैंक के द्वारा की गई थी प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, हैंडीकैप्ड को और ज़्यादा अच्छे सुव्यवस्थित करने के लिए ठीक है ये जो आपकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड की स्थापना हुई, ये आपके कानपुर में 1997 में हुई और विश्व बैंक के अथक प्रयासों से हुई थी।
ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय प्यारे विद्यार्थियों लखनऊ में स्थित है, जिसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1957 में स्थापना हुई थी इसकी। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में 1957 यानी 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। ये जो है तो बालकों की शिक्षा और ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से इसकी स्थापना की गई थी। 1957 लखनऊ। छठी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को चेदी के नाम से जाना जाता था? प्यारे अभ्यर्थियों, तो आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र जो एक ग्रंथ है जिसे अंगुत्तर निकाय के नाम से जानते हैं, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का जिक्र किया गया था। इन 16 महाजनपदों में से प्यारे अभ्यर्थियों अगर वर्तमान की स्थिति की अगर हम जो है तो जानकारी लें तो उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद हुआ करते थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो पूरी भूमि है इसमें 8 महाजनपद आते थे। और जो बात कर रहे हैं कि जो चेदी के नाम से किसे जाना जाता था, तो चेदी के नाम से प्यारे अभ्यर्थियों बुंदेलखंड और बुंदेलखंड के पास के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों को चेदी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को चेदी के नाम से जाना जाता था। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न है कि सरहुल त्यौहार किस राज्य का प्रमुख पर्व है? प्यारे अभ्यर्थियों, अगर ये पूछा जाए कि सरहुल पर्व कहाँ मनाया जाता है तो देखिए सरहुल आपका बिहार में भी मनाया जाता है, झारखंड में भी मनाया जाता है। लेकिन बात करें सही उत्तर की कि सरहुल कहाँ का प्रमुख पर्व है, तो सरहुल जो आपका प्यारे अभ्यर्थियों पर्व है ये आपके झारखंड का प्रमुख पर्व है। ठीक है, सरहुल जो पर्व है आपके झारखंड का प्रमुख पर्व है। ये आदिवासियों का एक प्रमुख त्यौहार है जो कि नई फसल के आगमन को लेकर के बहुत ही धूमधाम से और हर्षोल्लास से इस पर्व को आदिवासी जनजातियाँ आज भी मनाती हैं। सरहुल झारखंड का प्रमुख पर्व। अगला प्रश्न है कि पुलिट्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? प्यारे अभ्यर्थियों, तो जो पुलिट्जर पुरस्कार है ये कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है प्रत्येक वर्ष, जो कि 1917 से प्रारंभ हुआ था जोसेफ पुलिट्जर की स्मृति में। वहाँ के जो राष्ट्रपति महोदय थे जोसेफ पुलिट्जर की स्मृति में 1917 से प्रारंभ किया गया प्यारे अभ्यर्थियों, जो कि बात करें तो पत्रकारिता सहित लगभग 21 श्रेणियों में दिया जाता है। ठीक है, आपकी कला है, संगीत है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पत्रकारिता सहित 21 श्रेणियों में दिया जाता है आपका पुलिट्जर पुरस्कार। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों की ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्यारे अभ्यर्थियों प्रथम भारतीय जो ऑस्कर विजेता थे, ऑस्कर की बात करें तो सिनेमा जगत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो कि प्यारे अभ्यर्थियों प्रथम भारतीय 1982 में भानु अथैया को मिला था। भानु अथैया को 1982 में ये ऑस्कर पुरस्कार मिला था, जो कि 82 में जो फिल्म आई थी गांधी, तो गांधी जो फिल्म आई थी प्यारे अभ्यर्थियों जो कि एक हॉलीवुड फिल्म है, हॉलीवुड ने इसको जो है तो रिलीज़ किया था प्यारे अभ्यर्थियों। तो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए भानु अथैया को मिला था। ठीक है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए भानु अथैया को ऑस्कर मिला था 1982 में। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं, शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्यारे अभ्यर्थियों सुश्रुत एक नाम आता है, आपने सुना होगा। सुश्रुत और चरक 2 वैद्य हुआ करते थे, तो जो सुश्रुत थे आपके, ये सुश्रुत जो है तो ये सुश्रुत संहिता के जनक हैं। साथ ही साथ इन्हें प्यारे अभ्यर्थियों आयुर्वेद का महान जो ग्रंथ है, ठीक है, आयुर्वेद का जो महान ग्रंथ है सुश्रुत संहिता, वो इन्होंने ही लिखी थी। और ये शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं प्यारे अभ्यर्थियों, जिनका जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 6वीं शताब्दी में काशी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? काशी में हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं और पूछा गया है कि भारतीय खिलाड़ी भवानी देवी किस खेल से संबंधित हैं? तो जो भारतीय खिलाड़ी हैं प्यारे अभ्यर्थियों भवानी देवी आपकी तलवारबाजी से संबंधित हैं, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रतिभाग किया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में बतौर एकमात्र भारतीय तलवारबाजी की खिलाड़ी भवानी देवी थी, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में केवल प्रथम भारतीय के रूप में प्रतिभाग किया था। भारत में पहली बार किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ? प्यारे अभ्यर्थियों कि भारत में पहली बार किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो प्यारे अभ्यर्थियों वर्तमान में भारत में लगभग 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता देता है। जो भारत सरकार वर्तमान में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा प्रदान करती है। इन 6 भाषाओं की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो आपका तमिल हो गया, संस्कृत है, तमिल, संस्कृत, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ठीक है, तमिल, संस्कृत, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये 6 जो भाषाएं हैं ये भारत सरकार द्वारा घोषित की गई 6 शास्त्रीय भाषाएं। प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो सर्वप्रथम तमिल भाषा को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है, सर्वप्रथम तमिल भाषा को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था।
अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा घटना इतिहास में किस दिन घटी थी। तो चौरी चौरा जो घटना प्यारे अभ्यर्थियों ये भारतीय इतिहास में 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में घटी हुई थी। प्यारे अभ्यर्थियों बताते चलें कि जो स्थानीय जो लोग थे वहाँ के स्थानीय उग्र भीड़ ने क्या किया कि थाने में आग लगा दी, जिसमें से लगभग 20-22 पुलिसकर्मी मारे गए। ठीक है प्यारे अभ्यर्थियों, और यही एक कारण बन गया, यही घटना एक बहुत बड़ा एक अहम कारण बनी गांधी जी को असहयोग आंदोलन को वापस लेने में। ठीक है 1922 में ही जो उससे पहले जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्यारे अभ्यर्थियों, तो 1922 ये 4 फरवरी की जो घटना है प्यारे अभ्यर्थियों, इसने गांधी जी को मजबूर कर दिया असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न है प्यारे अभ्यर्थियों कि भारत में क्रिप्स मिशन किस वायसराय के शासनकाल में आया। भारत में जो क्रिप्स मिशन है ये किस वायसराय के शासनकाल में आया। तो बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो जो क्रिप्स मिशन है प्यारे अभ्यर्थियों ये आपका 1942 में आया था। और 1942 की बात करें तो उस समय जो तत्कालीन जो वायसराय थे वो आपके लॉर्ड लिनलिथगो महोदय थे। लॉर्ड लिनलिथगो 1942 में इनके समय क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन क्लियर हुआ। स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, इनके नेतृत्व में आया था। पंपास प्यारे अभ्यर्थियों पूछा गया है कि समशीतोष्ण घास के मैदान है और कहाँ के समशीतोष्ण घास के मैदान है प्यारे अभ्यर्थियों। तो जो पंपास है आपका ये प्यारे अभ्यर्थियों अर्जेंटीना के घास के मैदान है। प्यारे अभ्यर्थियों आपके क्वेश्चन पेपर में विश्व भूगोल भी पूछी जा सकती है और विश्व भूगोल के अंतर्गत प्यारे अभ्यर्थियों घास के मैदानों का जिक्र किया जा सकता है, ऐसी मुझे संभावना है। तो बात करें प्यारे अभ्यर्थियों पंपास आपके अर्जेंटीना के घास के मैदान है। बात करें प्रेरी तो प्रेरी आपके यूएसए के घास के मैदान है। ऐसे ही प्यारे अभ्यर्थियों अफ्रीका के जो घास के मैदान है उन्हें वेल्ड कहा जाता है। जो पूर्वी अफ्रीका के जो घास के मैदान है इन्हें सवाना कहा जाता है। और जो वेनेजुएला के जो घास के मैदान है इन्हें लानोस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन्हें लानोस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पंपास जो है आपका ये अर्जेंटीना में समशीतोष्ण घास के मैदान है। अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों कि बीजक नामक पाठ किसकी रचनाओं का संकलन है प्यारे अभ्यर्थियों। तो बीजक नामक जो पाठ है ये बीजक नामक पाठ प्यारे अभ्यर्थियों कबीरदास की रचनाओं का एक बहुत बड़ी एक प्रमाणित कृति है प्यारे अभ्यर्थियों। इस कृति को कबीर पंथ के लोग बहुत पवित्र पुस्तक मानते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो बीजक के साथ साथ कबीरदास जी ने साखी, शबद, रमैनी इन सभी इन सभी रचनाओं की इन सभी कृतियों की रचना की है। ठीक है, साखी, शबद, रमैनी, बीजक ये सभी कबीरदास से संबंधित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2023 में किसे यूएनओ में भारत का स्थायी सदस्य नियुक्त किया गया है। तो प्यारे अभ्यर्थियों अक्टूबर 2023 में विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता थे जिन्हें हम अरिंदम बागची के नाम से जानते हैं, तो अरिंदम बागची महोदय को यूनाइटेड नेशन में यानी कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। क्लियर हो गया प्यारे अभ्यर्थियों। आगे चलते हैं और आगे अगले नंबर पे आते हैं। तो अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों जो कि करंट अफेयर का है कि खबरों में रहा ऑपरेशन मुस्कान किस शहर में लागू किया गया। तो प्यारे अभ्यर्थियों गृह मंत्रालय द्वारा संचालित जो योजना है जिसे हम ऑपरेशन मुस्कान के नाम से जानते हैं, इसे सर्वप्रथम प्यारे अभ्यर्थियों मुंबई में लॉन्च किया गया था। इस योजना को सबसे पहले मुंबई में लॉन्च किया गया था प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो गृह मंत्रालय द्वारा चलायमान ये योजना जिसे हम ऑपरेशन मुस्कान के नाम से जानते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, जो कि नाबालिग बच्चे या छोटे बच्चे जो कि अपनों से खो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, उनको आपस में मिलाने का काम जो स्थानीय पुलिस करती है, जिसे हम ऑपरेशन मुस्कान के नाम से जानते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च एक योजना जिसे ऑपरेशन मुस्कान के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों कि कौन सा राज्य लाडली बहन योजना लागू करता है प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, कौन सा राज्य लाडली बहन योजना लागू करता है। तो प्यारे अभ्यर्थियों मध्य प्रदेश राज्य है जिसने लाडली बहन योजना को अपने राज्य में लॉन्च किया। मध्य प्रदेश में उस समय तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान महोदय की सरकार चल रही थी। उन्होंने लाडली बहन योजना प्रारंभ की, जिसमें प्यारे अभ्यर्थियों ऐसी महिलाएं जिनकी पारिवारिक जो इनकम है वो 1.5 लाख से कम है, जिनके जो आय है वो 1.5 लाख वार्षिक से कम है प्यारे अभ्यर्थियों, उन्हें प्रति माह 1,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया था उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सरकार ने। बाद में प्यारे अभ्यर्थियों इसमें कुछ संशोधन करते हुए इसकी जो अनुमानित राशि थी इस राशि को बढ़ाया गया और 1,000 रुपये से बढ़ा करके प्रति माह 1,250 रुपये प्रति माह कर दिया गया। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश की बहनों के लिए लाडली बहन योजना को लागू किया मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों कि भारत सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया था।
ठीक है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया था। तो प्यारे अभ्यर्थियों 23 अगस्त 2023 को, सॉरी प्यारे अभ्यर्थियों 23 अगस्त 2023 को प्यारे अभ्यर्थियों, जब हमारा चंद्रयान सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका था, उस दिन को भारत सरकार ने या कैबिनेट ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो साथ ही साथ जहाँ पे हमारा चंद्रयान 2 पहुँचा था, जो कि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी और वहीं से जो है तो संपर्क यानी कनेक्शन टूट गया था, तो जहाँ पे वो हमारा चंद्रयान 2 पहुँचा था वो हमारा तिरंगा पॉइंट कहलाता है। और जहाँ पे हमारा चंद्रयान 3 पहुँचा है प्यारे अभ्यर्थियों, 23 अगस्त 2023 को सॉफ्ट लैंडिंग हुई है। तो प्यारे अभ्यर्थियों उस बिंदु को, उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है। हमेशा याद रखिएगा, चंद्रयान 2 के जगह को तिरंगा पॉइंट और चंद्रयान 3 के जगह जहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी उसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जानते हैं। प्रत्येक दिवस 23 अगस्त को, प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में भारत सरकार ने मनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है प्यारे अभ्यर्थियों कि किशोर जेना जो खेलों से जुड़े थे, किशोर जेना जो खेलों से जुड़े थे वो किस खेल से संबंधित हैं प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, तो ओडिशा के जो भाला फेंक सुपरस्टार हैं प्यारे अभ्यर्थियों, जो कि भाला फेंक के लिए जाने जाते हैं, जेवेलिन थ्रो के लिए जाने जाते हैं, किशोर जेना आपके खेलों से जुड़े हैं और वो आपके जेवेलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक से संबंधित हैं प्यारे अभ्यर्थियों, जिन्होंने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 84.77 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके 5वां स्थान हासिल किया था विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। चंद्रयान 3 मिशन के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर किस तत्व की मौजूदगी की पुष्टि की है प्यारे अभ्यर्थियों। तो बात करें तो सही उत्तर है आपका सल्फर। सही उत्तर की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो सही उत्तर है आपका सल्फर। यानी कि जो चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 3 का मिशन के दौरान जो प्रज्ञान रोवर है प्यारे अभ्यर्थियों, ये समय समय पर APAX द्वारा प्यारे अभ्यर्थियों, APXS कहते हैं, APXS प्यारे अभ्यर्थियों वो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिससे प्यारे अभ्यर्थियों चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में प्रज्ञान रोवर पता लगाता है सतहों का और वहाँ निकलने वाले, मिलने वाले, प्राप्त होने वाले तत्वों का। तो APXS द्वारा प्यारे अभ्यर्थियों प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर प्यारे अभ्यर्थियों सल्फर, ठीक है, सल्फर जैसी चीज़ों की, सल्फर के साथ साथ प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो अन्य छोटे छोटे अल्फा कणों की जो है तो पुष्टि की है। क्लियर हुआ। तो प्यारे अभ्यर्थियों ये था आज का GS प्रैक्टिस सेट का कार्यक्रम। इसी क्लास को लेकर के आएंगे कल। आपसे मिलते हैं कल इसी क्लास में प्यारे अभ्यर्थियों। क्लास को XX के स्पीड से वो लोग देख सकते हैं जिन्होंने अभी हाल ही में रिसेंट क्लास नहीं ली और बाद में आप सुन रहे हैं। प्यारे अभ्यर्थियों आप शुरू से क्लास लेते हुए यहाँ तक आए उसके लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार। क्लास अगर पसंद आई हो या सक्सेस पॉइंट इंडिया के चैनल के माध्यम से प्रसारित होने वाली कोई भी कक्षा जो आपको पसंद आई हो तो प्यारे अभ्यर्थियों एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, शुभ मध्याह्न।